मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल की क्लास में हम लोग जो है क्या काल या समय देख रहे थे। काल या समय को हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। वर्तमान काल में हमने बताया था आपको 5 प्रकार हो जाता है, भूतकाल में 6 प्रकार हो जाता है और भविष्य में 3 प्रकार हो जाता है। ठीक, अगर आपको क्रम से याद रखना है तो 5 6 3 क्या कोड हमारा हो जाता है। यदि इस तरीके से आपको याद है तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यदि इस तरीके से आपको क्रम याद है तो आप 5 6 3 अर्थात क्या कर सकते हैं 563 के रूप में याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा कितना प्रकार है। तो ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि वर्तमान काल के 5 प्रकार हो जाते हैं जो आप जानते हैं। सामान्य वर्तमान काल और उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल। इन पांचों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भूतकाल के बारे में जानकारी लेंगे। भूतकाल सीधे सीधे आपको सबसे पहले यही देखना है कि भूतकाल के प्रकार कितने हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्रम देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या हो जाता है। काल के प्रकार में यदि हम देखते हैं तो भूतकाल पहला, आप जानते हैं जो वर्तमान में घटना घटित होती है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो पहले घटना बीत चुकी होती है उसे हम भूतकाल कहते हैं और जो भविष्य में घटनाएं होने वाली होती हैं उन्हें हम भविष्यकाल कहते हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक, तो वर्तमान 5 प्रकार हो जाएगा, भूत 6 प्रकार हो जाएगा और भविष्य 3 प्रकार हो जाएगा। वर्तमान को हम लोग पढ़ चुके हैं, भूतकाल के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक ठीक, या भूतकाल। भूतकाल को यदि हम देखें, अगर प्रकार के रूप में देखें तो कितने हो जाते हैं, एक बार इनको हम लोग देख लेते हैं। 6 प्रकार इनका होता है। कौन कौन सा होता है एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, सामान्य भूतकाल पहला क्या हो जाता है, सामान्य भूतकाल हो जाता है। यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो क्या हो जाता है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसे आसन्न भूतकाल को, आसन्न का मतलब क्या हम समझ सकते हैं, निकट या समीप। आसन्न का मतलब क्या हो जाता है, या तो हम निकट कह सकते हैं या तो समीप कह सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, अभी हाल में तत्काल में जो घटना घटित होती है उसे हम निकट या समीप के अंतर्गत रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। ठीक, तीसरे नंबर पर क्या देखते हैं, पूर्ण भूतकाल। और चौथे नंबर पर यही हम देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवें नंबर पर यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक, उसके बाद छठे नंबर पर हम देखते हैं हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, अब आपसे अगर कोई पूछे तो भूतकाल के कितने प्रकार हैं तो आपको 6 भूतकाल के प्रकार बताना है। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल और पांचवा संदिग्ध और हेतु हेतु मत। क्या करना है आपको, सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे सामान्य भूतकाल की क्या विशेषता हो सकती है, तो जो सामान्य रूप से सामान्य समय में जो घटना घटित होती है उसे हम सामान्य, अभी इनके बारे में आगे विस्तृत से देखेंगे। उसके बाद आसन्न भूतकाल उसे कहते हैं जिसे हमने आपको अभी वर्तमान में तात्कालिक बताया था, वही भूतकाल में आसन्न भूत अर्थात बहुत नजदीक या निकट या तुरंत वाली घटना जो होती है घटित हो उसे हम आसन्न भूतकाल के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम देखें अगला हो जाता है पूर्ण भूतकाल। कोई कार्य हमारा जब भूतकाल में पूरा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल की बात हो, कोई कार्य हमारा अभी चल रहा है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ अर्थात पूरा नहीं हुआ है तो उसे हम किस में रखेंगे, उसे हम अपूर्ण भूतकाल में रखेंगे। कोई कार्य हमारा संदिग्ध अवस्था में है, होगा कि नहीं होगा, शायद राम खाया होगा, शायद राम पढ़ रहा होगा, तो इन सबको हम संदिग्ध भूतकाल में रख सकते हैं। ठीक,
उसके बाद हेतु हेतु मत में क्या होता है, इसमें कारण और कार्य दोनों का संबंध होता है। किसमें? हेतु हेतु मत में कारण और कार्य दोनों का संबंध होता है। आइए हम लोग अब इसके बाद पहला भूतकाल की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद सामान्य, इन सब छह को हम विस्तृत देखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे भूतकाल की परिभाषा के बारे में। अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, जिस क्रिया से किसी कार्य के, जिस क्रिया से किसी कार्य, जिस क्रिया से किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो, कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहेंगे? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकाल क्रिया कहते हैं। ठीक, अब इस परिभाषा से हम क्या समझें? हमको यही समझना है कि जिस क्रिया से किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई कार्य हो चुका रहता है, आज पहले, अभी इसके पहले हम जो कार्य, पढ़ाने के पहले जो कार्य किए हैं वो हमारे जितने भी कार्य, जैसे पानी पीना, मार्कर इकट्ठा करना, मोबाइल सेट करना, जैसे भी जो भी क्रिया है वो क्या हो जाएगा, वो आपका भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इसको आप वर्तमान में रख सकते हैं, पढ़ाने के बाद जो हमारी क्रिया होगी वो भविष्य में होगी। ठीक, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब आइए, प्रकार तो देख ही चुके हैं, इसके प्रकार, पहले प्रकार की हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा था? सामान्य भूतकाल। पहले पहले की अगर हम बात करें तो सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिससे भूतकाल क्रिया, जिससे जिससे भूतकाल की क्रिया, भूतकाल की, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, इससे क्रिया, भूतकालिक क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, विशेष समय का ज्ञान न हो, जिसे विशेष समय, क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो तो क्या होता है, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। ठीक, सामान्य भूतकाल होता है। जैसे इससे यही समझना है कि किसी एक निश्चित समय का बोध नहीं होता है तो क्या होगा, सामान्य भूतकाल में होगा। जैसे यहां हम उदाहरण से बात करें तो मोहन आया, क्या कहेंगे? मोहन आया। उसके बाद दूसरा कहेंगे राम आया। ठीक, यहाँ तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं अगरबत्ती, ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है। हाँ, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। क्या हुआ? अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इसका उदाहरण हो जाएगा, हमने आपको बताया कि जिससे इसमें किसी निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता है। जैसे मोहन आया, मोहन आया तो, लेकिन यह किसी निश्चित समय का बोध नहीं करवाता है। राम आया, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ये क्या हो जाएगा? ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। सामान्य भूतकाल के बाद यदि हम देखें दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाता है तो देखते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक, हम लोग भूतकाल में देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर देखते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक, दूसरे नंबर पर देखते हैं आसन्न भूतकाल। यहाँ आसन्न की अगर हम बात करें तो आसन्न का मतलब क्या हो जाता है? निकट या समीप। कोई भी कार्य यदि हमारे समय
नजदीक में या निकट में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आसन्न कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो क्या हो सकता है? इससे क्रिया की समाप्ति का इससे क्रिया की समाप्ति का निकट भूतकाल निकट भूतकाल या निकट भूतकाल या समाप्ति का पता चलता है। समाप्ति का पता चलता है। इसका मतलब यही है कि कोई कार्य जो है तत्काल में समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे हमें पता चलता है। तो यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो क्या कह सकते हैं? मैंने आम खाया है। क्या है? मैंने आम खाया है। इसका मतलब है कि मैंने अभी तत्काल में ही आम खाया है। इससे तो यही पता चलता है कि मैंने आम खाया है। ठीक। दूसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण क्या हो जाता है? राम अभी आया है। राम अभी आया है। इसका मतलब है कि राम अभी अभी आया। परिभाषा यहाँ पर दिख रही है। इस क्रिया की समाप्ति के निकट भूतकाल या समाप्ति का पता चलता है। जैसे मैंने आम खाया है मतलब अभी आम खाया है। राम अभी आया है तो राम अभी तुरंत ही आया है। अभी अभी राधा सो गई। क्या कह सकते हैं अगला? अभी अभी राधा सो गई। ठीक। तो क्या हुआ? इसका मतलब अभी अभी तत्काल में ही क्या है? राधा सो गई है। ठीक। तो हमने देखा आसन्न भूतकाल। अभी हमने पहला देखा सामान्य भूतकाल और दूसरा क्या देखा? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के बाद अगला तीसरा हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। हाँ, आइए तीसरा नंबर आ जाता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अगर इसके बारे में हम देखते हैं, पूर्ण क्या होता है? कार्य आपका पूरा हो जाता है। पूर्ण भूतकाल में कार्य पूरा हो जाता है। क्रिया के उस रूप को क्रिया के उस रूप को क्या है? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की जिससे क्रिया की समाप्ति का जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। समय का स्पष्ट बोध होता है। हमने क्या कहा आपसे? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया क्रिया को समाप्त हुए क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। काफी समय बीता है। ठीक। इतना सब लिखने के बाद एक ही बात आपको समझना है। पूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, अर्थात क्रिया कार्य हो चुका है, कार्य हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं क्या हो जाएगा? वह आए थे। वह आए थे इसका मतलब वह आ गए थे। पहले कार्य ये आपका समाप्त हो चुका, जिनको आना था वो आ चुके हैं। ठीक। अगर यहाँ दूसरे नंबर पर हम देखें, दूसरा उदाहरण हम देखें, क्या हो जाएगा? उसने मुरारी को मारा
था। ठीक, उसने मुरारी को मारा था, इसका मतलब ये है कि उसने मुरारी को, कार्य उसका समाप्त हो चुका है, जो मारने वाली बात थी मार चुका है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अगले उदाहरण में, देखते हैं क्या हो जाएगा। वह आया था, क्या करेंगे, या वह आया था मतलब आने का कार्य उसका, वह आ चुका है, कार्य जो है उसका समाप्त हो चुका है। ठीक, अब एक और उदाहरण यहां बना सकते हैं। वह मेरे यहाँ आ चुका था, वह मेरे यहाँ आ चुका था। इसका मतलब पूर्ण भूतकाल में सीधे सीधे आपको यही समझना है कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, वह क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। तो सीधे सीधे वह आए थे मतलब यह है वो आ गए थे, पहले से इनका कार्य समाप्त हो चुका। उसने मुरारी को मारा था, मारने का कार्य उसका समाप्त हो चुका है, पहले मार चुका है। वह आया था, वह आ चुका है। वह मेरे यहाँ आ चुका था, मतलब उसका कार्य भी जो आना था वो आ गया था। ठीक, यहाँ पर तीन तीन देख चुके हैं। अब अगला हम देखते हैं, चौथा देखते हैं कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल सीधे सीधे आपको यही समझना है कि कार्य जो है समाप्त नहीं हुआ होगा, कार्य इनका चल रहा होगा। ठीक, यहाँ पर यही बढ़ा देते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता को प्रकट करता है। ठीक, क्या देखेंगे, जिससे क्रिया के जिससे क्रिया की समाप्ति जिससे क्रिया की समाप्ति की अपूर्णता का बोध हो, समाप्ति की अपूर्णता का बोध हो, जिससे क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, तो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल होता है। अब यहाँ आपको यही समझना है कि क्रिया का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात अभी कार्य चल रहा है। तो यहाँ हम उदाहरण पर देख सकते हैं, क्या उदाहरण देख सकते हैं कि राम खेल रहा था, राम खेल रहा था। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, राम खेल रहा था, इसका मतलब है कि उसका कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। खेल रहा था, उसका कार्य अभी चल रहा है, जो कि अपूर्ण है। पूर्ण, अभी कार्य पूरा हो गया होता तो पूर्ण में चला जाता, लेकिन अभी कार्य उसका चल रहा है, तो अपूर्णता का बोध यहाँ होगा। दूसरे नंबर पर हम देखें उदाहरण क्या हो जाता है। सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था। इसका मतलब क्या होगा कि सुरेश गीत गा रहा था, अभी उसका गाने का कार्यक्रम जो है चल रहा है, लगातार अभी वो गा रहा है। ठीक, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, श्यामा रो रही थी, श्यामा रो रही थी, अर्थात श्यामा क्या है, श्यामा रो रही है, रोने का कार्य उसका अभी चल रहा है, अर्थात रो रही है, पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक, चलिए अपूर्ण भूतकाल को हम लोग देखते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति की अपूर्णता का बोध हो, तो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। राम खेल रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, श्यामा रो रही थी। ये किसके उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल के। चौथा नियम हो गया। पांचवा हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। हाँ, एक बात और विशेष तौर से याद करना है, अभी एलटी के प्रश्न में, एलटी 2025 के प्री की परीक्षा में आया था, क्या आया था कि किस भूतकाल के किसमें कर्ता के साथ नि का प्रयोग नहीं होता है। तो अपूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में कर्ता के साथ
ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अभी एलटी प्री परीक्षा में पूछा गया था, प्रयोग नहीं होता है। ठीक, याद करने योग्य बात है। क्या है कि अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है भूतकाल में। ठीक, भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल के साथ कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अभी एलटी प्री परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, पांचवा भाग क्या हो जाता है, पांचवा हो जाता है संदिग्ध भूतकाल। ठीक, यहां पर देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की क्या परिभाषा है, जिस क्रिया व्यापार में, जिस क्रिया व्यापार में कार्य की समाप्ति पर संदेह हो तो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक, अब यहाँ हम उदाहरण से देखते हैं। हमने क्या बताया, संदिग्ध, जिस क्रिया व्यापार में कार्य की समाप्ति पर संदेह हो कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे हम आपसे कहें कि शायद तुमने खाया होगा, शायद तुमने खाया होगा। इसका मतलब है कि अभी कंफर्म या क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमने खाया है कि नहीं खाया। लगभग शायद शब्द आपको जहां मिल जाए 100% वहां आपको क्या करना है, संदिग्ध भूतकाल में समझना है। शायद शब्द जहां जुड़ जाए वहां शायद मतलब सीधे सीधे लगता है कि संदिग्ध बात है। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुमने कहा होगा, तुमने कहा होगा। ये भी क्या हो गया कि हो सकता है कि आपने कहा हो या हो सकता है कि नहीं कहा हो। ठीक, अर्थ यही इससे पता चलता है। ठीक, अगला क्या हो जाता है, तुमने गाया होगा, तुमने गाया होगा। मतलब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप ही गा रहे हैं, हो सकता है कोई और दूसरा भी गा सकता है। ठीक, संदिग्ध भूतकाल में हमने क्या देखा कि जिस क्रिया व्यापार से कार्य में समाप्ति पर संदेह हो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। शायद तुमने खाया होगा, तुमने कहा होगा और तुमने गाया होगा। ये क्या होगा, ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आइए अगला छठा देखते हैं, हेतुमत भूतकाल। दूसरे नंबर पर देखते हैं, हाँ दूसरा नहीं छठा नंबर है, हेतु मद भूतकाल। ठीक, यहाँ हम देखते हैं हेतु मद भूतकाल में क्या हो सकता है। परिभाषा में अगर हम कहें तो हेतु का मतलब सबसे पहले हमको यही समझना है, कारण। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। कारण में हमको सीधे सीधे क्या समझना है, जहां कारण और कार्य का संबंध हो। कारण और कार्य का संबंध, दोनों का, कारण और कार्य का संबंध जरूर होना चाहिए। इससे पता चलता है कि भूतकाल में, अब परिभाषा में हम देखें तो क्या कह सकते हैं, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है क्रिया भूतकाल में, कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, भूतकाल में होने वाली थी, किसी कारण से ना हो सकी, होने वाली थी किसी कारण से, किसी कारण से ना हो सकी। ठीक,
तो क्या करेंगे, इसे कहेंगे हेतु हेतु मद। अगर हम उदाहरण से देखें तो क्या देख सकते हैं, मैं आता तू जाता, मैं आता तू जाता वह खाता। क्या होगा, मैं आता तू जाता और वह खाता, पहला उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें, वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। ठीक। तीसरे उदाहरण में हम देखें, यदि वह आता तो मैं जाता। तीसरा उदाहरण, हेतु हेतु मद में क्या समझना है, कारण और कार्य दोनों का संबंध होना चाहिए। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई। जैसे वह आता तू जाता और वह खाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह आता तो मैं जाता। अभी हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग अभी देखे हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल के बाद अगला आ जाता है भविष्यकाल। यहीं पर हम लोग भविष्यकाल को भी देख लेते हैं। इसके तीन ही प्रकार हैं, तो काल यहाँ आज इससे समाप्त हो जाए। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल की अगर हम बात करें तो इसके तीन प्रकार हो जाते हैं। तीन प्रकार कल हमने शायद आपको बताया भी है। क्या हो जाता है, पहला हो जाता है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल पहले नंबर पर हो जाता है। अगर यहाँ दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल। तीसरे नंबर पर यदि हम देखें तो हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तीन प्रकार हो जाता है। हमने आपको बताया कि भविष्यकाल के तीन प्रकार हो जाते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार हो जाते हैं और वर्तमान के 5 प्रकार हो जाते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा हेतु हेतु मद भविष्यकाल। आइए हम भविष्यकाल की थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इनके तीनों को क्रम से हम लोग देखते हैं। अब सीधे सीधे भविष्यकाल में हमको यही समझना, जो घटना आज चल रही, आज दिन जो है वो हमारे लिए वर्तमान काल है, कल जो बीत चुका है वो भूतकाल हो जाएगा और अगला दिन कल जो आएगा वो भविष्यकाल होगा। इसी आधार पर हमको पकड़ना है। ठीक, देखते हैं, जिस क्रिया व्यापार के द्वारा हमें आने वाले समय में आने वाले समय का पता चले, समय का पता चले तो उसे हम भविष्यकाल कह सकते हैं। सीधे सरल शब्दों में अगर हम देखें तो यही कह सकते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं, जैसे हमने आपसे कहा, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, रोहित शाम को आएगा। रोहित शाम को आएगा, मतलब इससे क्या पता चला, परिभाषा पर अगर हम देखते हैं भविष्यकाल की बात करें तो रोहित शाम को आएगा, अभी नहीं आएगा, इसका मतलब भविष्य में जब शाम होगी तब वो आएगा। ठीक, रोहित शाम को आएगा। यही दूसरे नंबर पर हम देखें, रवि रवि कल घर आएगा। तो क्या हुआ, रवि आज तो आएगा नहीं, कल भविष्य में आने वाली बात है, तो रवि कल घर आएगा। अगला देख लेते हैं तीसरा, कल तापमान अधिक होगा। कल तापमान
अधिक होगा। इससे क्या पता चलता है, कल की हमारी भविष्य, कहते नहीं भविष्यवाणी होती, जो भविष्य की बात होती है, भविष्यवक्ता जो होते हैं हमारे पहले की मतलब होने वाली घटना को बताते हैं, तो वही भविष्य है। भविष्य काल में हमने बताया रोहित शाम को आएगा, रवि कल घर आएगा, कल तापमान अधिक होगा। इसका मतलब ये हम जो आपको बता रहे हैं सब भविष्य काल की बात बता रहे हैं। अब भविष्य काल के पहले नियम की पहले की बात करते हैं हम। भविष्य काल में पहला आ जाता है सामान्य भविष्य काल। उसको हम लोग देखते हैं पहले नंबर पर कौन सा आ जाता है, सामान्य भविष्य काल। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं सामान्य भविष्य काल की परिभाषा को अगर हम देखें तो क्या कह सकते, इससे यह प्रकट होता है कि इससे यह प्रकट होता है कि प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होगी, भविष्य काल में होगी। ठीक, सामान्य भविष्य काल में हमको यही इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य काल में होगी, सामान्य सी एक बात है। जैसे क्या, जैसे पहले उदाहरण की अगर हम बात करें, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। इसका मतलब है कि ये भविष्य की बात है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अभी फिलहाल उस बारे में बात नहीं है, भविष्य की बात हो गई। ठीक, राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा। इसका मतलब ये भी भविष्य की बात हो गई कि राम पुस्तक बाद में पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ रहा है। ठीक, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं मैं पढ़ूंगा, ये भी वही बात है, पढ़ूंगा मतलब भविष्य की बात हो जा रही है। तो हमने आपको सामान्य भविष्य काल के बारे में बताया। इससे क्रिया सामान्य रूप से हमें यही पता चलता है कि भविष्य में घटना घटित होगी, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतना तो परीक्षा में आसान है। भविष्य काल में आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत आपको सिर्फ कहाँ होनी चाहिए, वर्तमान और भूतकाल में थोड़ी सी समस्या होनी चाहिए। ठीक, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं भविष्य काल का दूसरा कौन सा हो जाता है, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल में हम देखते हैं क्रिया के जिस व्यापार से, क्रिया के जिस व्यापार से, क्रिया के जिस व्यापार से काम के आने वाले, क्रिया के व्यापार से काम के आने वाले समय में, आने वाले समय में होने की संभावना, होने की संभावना हो, संभावना होती है, तो उसे संभाव्य काल कहते हैं। उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण से हम देखते हैं संभवतः, क्या, अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या कह सकते हैं, संभवतः वह कल आएगा, क्योंकि उसके आने की अभी 100% नहीं है, संभवतः हो सकता है कि वह आए। ठीक, अगर अगला उदाहरण देखते हैं दूसरा, शायद कल, शायद परीक्षा का परिणाम घोषित हो।
अब यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है कल परीक्षा का परिणाम घोषित होगा, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कल परीक्षा का परिणाम आए। ठीक, यहाँ संभाव्य भविष्यकाल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला और अंतिम हम लोग देखते हैं तीसरा भविष्यकाल का क्या हो जाएगा, हेतु मद भविष्य काल। ठीक, तीसरा नंबर हम देखते हैं क्या है, हेतु मद भविष्य काल। ठीक, यहाँ हेतु मद इस क्रिया के द्वारा इससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है, होने पर निर्भर होता है। हमने कहा हेतु मद भविष्यकाल, इससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया का होने पर निर्भर होता है, अर्थात जब पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया भी होगी। उदाहरण से हम लोग देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, क्या हो जाएगा, वह आए तो मैं जाऊं और उसके बाद वह कमाए तो मैं खाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। यह उदाहरण है इसका। ठीक, हेतु मद में क्या है, इससे क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है, जैसे वह आए तो मैं जाऊं और वह कमाए तो मैं खाऊं, दोनों एक दूसरे पर क्रिया निर्भर होती है। तो ठीक है मित्रों, हम लोग आज काल या समय, कल हम लोग वर्तमान काल को देखे थे, आज भूतकाल को देखे हैं और भविष्य काल को देखे हैं। काल या समय में हो सकता है एकाध प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद यही करता हूँ यहाँ से आपका एक भी प्रश्न सही हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक बार दो बार इसको पढ़ेंगे, हो सकता है यहाँ से भी एक उदाहरण जो हैं ये सब लगभग वो हमको लगता है कि जो परीक्षा में आए हुए हैं वही उदाहरण हमने लिया है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि जो हम आपको बताएं वही परीक्षा में है, इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ना है। ये तो एक रास्ता दिखाने वाला कार्य है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके रास्ते पर चल नहीं सकते हैं, ना तो हम आपको उस पर चला सकते हैं। आपको रास्ता बता देंगे, भैया यहीं से सीधे सीधे इधर से जाना है। अब आपका मन है जाएं कि इस गली, जैसे हमको बताना है रास्ता, सीधे सीधे भैया सीधे जाना है, तो भैया सीधे चले गए तो वाह हुआ, और टेढ़े टेढ़े चले गए तो वक्र आपका हो जाएगा, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। तो ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपके लिए हम कुछ और नया लेके आएंगे। हाँ, एक चीज और, अगर आपको लगे कि व्याकरण में कोई आपका कहीं से कोई समस्या या त्रुटि होती है तो हमको जरूर मैसेज से बताएं, हम वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका एक प्रश्न अगर सही हो जाता है तो हमारे लिए वही बड़ी बड़ी बहादुरी की बात होगी। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।